अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन और बहुत बहुत खुशामदीद हो आपको क्रॉस ओवर पॉडकास्ट सीजन 2 में। सीजन 2 और सीजन 2 जो है वो अनफॉर्चुनेटली बीच में हमारा सीजन 1 रुक गया था और उसकी वजह ये बनी कि कुछ हमारे साथी वो पाकिस्तान, दुनिया में तो है, पाकिस्तान से चले गए चले गए। और जैसे सब लोग ही जा रहे हैं तो जिस तरह के हालात हैं, मीर जोहेर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं और वेरी इनिग्मेटिक कॉमिक हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं। तो मीर साहब, आज फिर कैसा लग रहा है आपको? पहला एपिसोड हम शूट कर रहे हैं। मैं तो फर्स्ट टाइम पॉडकास्ट कर रहा हूँ। आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं? हाँ, फर्स्ट। और मुझे प्रॉब्लम तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करने में ये है कि अच्छा। क्योंकि तुम एज ए जर्नलिस्ट जो नॉलेज तुम्हारे पास है, मुझे यही इसलिए मैं तुम्हें बार बार बोल रहा था कि हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उसके बारे में इतना पता नहीं है। हाँ, नहीं, लेकिन हम सोशल इश्यूज पे ही बात करेंगे जिस पर आप नजर रखते हैं काफी। और पहले तो ये बताइए कि कराची का कॉमिक सीन किस तरह चल रहा है और क्या आप देखते हैं फ्यूचर कराची के कॉमिक सीन का? और अभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। हाँ। अभी तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। उसकी वजह ये है कि दूसरे कॉमिक सीन्स जो बने हैं वो बने हैं कॉमेडी क्लब्स की वजह से। अब जब कॉमेडी क्लब्स ही यहाँ पे नहीं है तो आपको वेन्यूज रेंट करने पड़ते हैं, उसमें एक कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। और जब जितनी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है फिर उसमें आप लोगों को भी बुलाने में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, क्योंकि जो कि मार्केटिंग है आपकी। सही बात है। तो वो जो बेस रेट है ना, वो अभी आप मैच करना ही बड़ा मुश्किल हो रहा है। अच्छा। जो लोग मशहूर हो गए हैं ऑलरेडी वो लोग अपनी स्टैंड अप करते नहीं है, उनके इतने ज्यादा शोज होते नहीं है। और जो हम मशहूर नहीं हुए हैं वो ज्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनके पास जो है ना मशहूर हैं आप? बेकार की बातें कर रहा हूँ। अच्छा। तो वो जो है ना उसमें क्या होता है कि फिर जाहिर सी बात है हम लोग स्टैंड अप ज्यादा करने, लेकिन बॉयज ये है कि काफी ज्यादा मोटिवेटेड है। अच्छा। और वो भी नहीं मान रहे हैं। सही। वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ करके तो देखें। करना है। लेकिन मैं यही उस दिन बात भी कर रहा था किसी से कि पाकिस्तान का खुसूसन कॉमिक सीन जो है वो उसमें स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। स्ट्रेटेजिक डेप्थ से मेरी मुराद ये है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ से कि जैसे अगर इंडिया में कोई नया कॉमिक भी टूर करता है तो मल्टीपल शहर होते हैं उसके पास, एक बहुत वाइडर रेंज ऑफ ऑडियंस होती है। जैसा कि आपको पता है कि इंडिया में डाइवर्स कल्चर है, तो हर जगह के कल्चर सीन डिफरेंट है, तो एक बहुत ज्यादा कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, जो मतलब हमारे पास नहीं जिन लोग कॉमिक्स हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है। शहर 2-3 ही बड़े शहर हैं जहाँ पर जाकर कोई कॉमिक कर सकता है। अर्बन ऑडियंस डिफरेंट है, रूरल ऑडियंस डिफरेंट है, रूरल पंजाब डिफरेंट है, रूरल सिंध डिफरेंट है। इस सिचुएशन को आप लोग किस तरह डील करते हैं कि कॉमिक को पाकिस्तान में डोमेस्टिकली अगर ग्रो करना हो तो वो क्या करें? नहीं, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग ना। इसमें वो इसमें सिर्फ स्टैंड अप ही थोड़ी है। अच्छा। अगर तुम मतलब कॉन्सर्ट्स भी मैं सुनता हूँ कि बहुत कम 3 बड़े शहरों के अलावा होते हैं। अगर जो भी सिंगर मशहूर होता है तो वो पहले इन 3 शहरों पे ही जाता है। सही। कोई फूड फेस्टिवल भी हो रहा होगा तो वो सबसे पहले इन 3 शहरों में ही होगा। सही। तो मतलब कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। हैदराबाद में भी लोग, हैदराबाद भी चौथा ऑप्शन बहुत मुश्किलों से बनता है, उससे बेहतर वो कोशिश करते हैं अच्छा सही है फैसलाबाद या मुल्तान हम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तो गवर्नमेंट का इशू है, मतलब गवर्नमेंट लेवल पे या बोलना चाहिए कि वो इशू है जो कि हर तरह की, अभी तुम्हारी टेक फील्ड है वो कराची और लाहौर में और इस्लामाबाद में ही है, सही है। इसके अलावा तुमने नहीं सुना होगा कि टेक जैसा बेंगलोर इंडिया में मशहूर है कि बेंगलोर एक आईटी हब है, उसके साथ साथ हैदराबाद भी ग्रो कर रहा है, मुंबई में भी 10 चीजें चल रही हैं। उस तरह उनके पास भी बहुत सारे शहर है, लेकिन आपके पास वो इतनी स्पेस है नहीं, क्योंकि वो आपने डेवलप ही नहीं किए कभी। अच्छा, मैं कंटेंट पे आना चाह रहा था, फोन आया कभी किसी कंटेंट पे? नहीं, फोन पे अब मैं तो वो वाला कंटेंट करता ही नहीं। लेकिन कुछ कॉमिक्स मैं समझता हूँ ऐसे हैं, उनको आए वो करते हैं, उनको आए। अच्छा, उनको आए हैं। और उनको फोन भी ऐसे डायरेक्ट नहीं आए। एक को तो डायरेक्ट फोन आ गया था और एक को फोन आया था दूसरे कॉमिक्स के थ्रू। अच्छा, कि मतलब समझा लो उसको। तो मतलब ये इशू भी है हमारे पास? हाँ, फॉर श्योर है। तो अभी जैसे कि अभी इसी दौरे हाजिर से मुतालिक मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि अभी जैसे यूएस ईरान का इशू चल रहा है, तो उस पर कुछ बन रहा है या उस पर कोई कॉमिक उसको एक्सप्लोर कर रहा है क्या? हाँ, कंटेंट तो उस पे कर रहे हैं लोग, ठीक है। वो उस पे मतलब हाँ इश्यूज पे बात तो होती है, सही है। और यूएस ईरान वाला इशू के ऊपर बात करना तो मतलब आप, यूएस ईरान से याद है, आपका तो अभी नया शो भी आ रहा है स्ट्रेट फ्रॉम हॉर्मोन्स, वो कल ही है। तो वही आपने इसी इशू से इंस्पायर होकर लिया? वो जब तक ये निकलेगा बाहर वो शो हो चुका। अच्छा, हो चुका है। हमने यही किया कि हमने कोई ट्रेंडिंग नाम उठाया जो वायरल हो सकता हो। सही। और हमने बोला कि यार इस पे जो है ना हम कुछ कर लेते हैं। वो तो बस एक हुक के लिए कि मतलब लोग रुक के देख वो कंटेंट नहीं, कंटेंट इसके अराउंड नहीं होता कभी भी, क्योंकि अभी जो हालात चल रहे हैं
इस इशू को लेके, इस पे बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, हर कोई बात ही कर रहा है। तुम तो ज्यादा बेहतर बता सकते हो क्योंकि तुम तो जाकर भी आए हो। मैं तो इस्लामाबाद में था अभी टॉक्स कवर करने, लेकिन जब मैं आया तो अब्बास आरकची साहब ने बोला अब मैं जाऊंगा। तो मैं कल तो ये फिर ये जो तुम ड्यूरेशन में थे तो उसमें क्या एक्सप्लोर हो रहा था या उसमें क्या यार activities थी? उसमें पाकिस्तान वाज द न्यूक्लियस ऑफ द एंटायर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो इसमें हमारा जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि हमें सबसे बातचीत ठीक रखनी है, हाँ एंड दिस इज बिकमिंग अ वेरी बिग इशू फॉर अस, सही है। बिकॉज हम अक्रॉस द बोर्ड, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में सही तो है। जो लोग आपस में लड़ रहे हैं उनमें से हम सबके साथ बातचीत हमें अच्छी रखनी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी हो कि ना सऊदी अरब से हम बिगड़े, ना ईरान से बिगड़े, ना यूएई से। हमारा यूएई को तो खैर अभी कुछ हमने पैसे भी वापस किए हैं, हाँ। 3.5 बिलियन डॉलर समथिंग। तो हम चाह रहे हैं कि हर किसी से हम मामला ठीक रखें, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता इवेंचुअली, और इसीलिए पाकिस्तान चाह रहा है कि ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो ताकि हम पार्टी ना बने इस कॉन्फ्लिक्ट में। ओके ठीक है, क्योंकि हमने जो डिफेंस एग्रीमेंट किया हुआ है सऊदीया के साथ, तो उसमें अगर सऊदीया ने तो अब तक बहुत रेस्ट्रेंट शो किया, लेकिन इफ सऊदी अरब डिसाइड्स टू जंप इनटू दिस वॉर एंड डिसाइड्स टू रिटेलिएट, तो फिर वेयर डू वी स्टैंड? बट मुझे मेरा सवाल इस पे ये है कि सऊदीया क्यों करेगा ये, सऊदीया क्यों जंप इन करेगा? नहीं, वो इसकी वजह ये है कि ईरान जो है वो उसके तमाम पेट्रोकेमिकल प्लांट्स पर अटैक कर रहा है। अरामको में अटैक हुआ और दूसरे और प्लांट्स पे अटैक हुआ। उसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद है, तो चलो सऊदी अरब के पास तो एक मुतबादिल रास्ता है रेड सी के थ्रू, लेकिन अगर वो बाब अल मदयन जो है, अगर वो हुतीज जो यमन के हैं वो अगर बंद कर लेते हैं तो सऊदी अरब तो दोनों तरफ से ब्लॉक हो जाएगा। तो देन इट विल हैव नो ऑप्शन बट टू रिटेलिएट। ओके ओके। अब उस रिटेलिएशन की सूरत में we have signed a defense pact, so we have to jump into the war as well। अगर सऊदी अरब जंप करता है तो अब हम ईरान के अगेंस्ट जाएंगे क्या? अगर जाना पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि इसी सिचुएशन की वजह से ही पाकिस्तान थोड़ा सा वो हुआ है कि हरामजादो प्लीज। हाँ वही तो हो, असल में वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि यार ये वॉर जो है वो अप्रैल के मंथ में एंड हो जाए। बिकॉज अभी मैं इस्लामाबाद में था तो मेरी बहुत सारे जर्नलिस्ट से बात हुई, और एक तो जर्नलिस्ट भी उकताए हुए हैं कि यार कब से चल रही है वॉर, लोगों की छुट्टियां वो भी थक गए। उसकी वजह ये, एक जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई, वो कह रहा है यार मेरी बीवी 2 हफ्ते से मेरा दिमाग खा रही है, छुट्टियां लो, लेकिन हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद ट्रम्प बोलता है नहीं चढ़ाई करो। कितना मुश्किल है उसकी बीवी के लिए, ट्रम्प उसकी लाइफ में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है कि उसकी बीवी को अब अपनी सास की फिक्र नहीं है। अब वो ये कह रही है कि यार ये ट्रम्प जो है ना, अगर ये जिंदा ना होता तो मैं आज अपने शौहर के साथ ट्रिप पे होती, मैं पहाड़ों में होती। तो ये है ज़ोहर साहब, ये चक्कर है। और सारे जर्नलिस्ट हैं, एवरीवन वाज मतलब विशिंग कि यार ये जंग रुके और सैनिटी प्रिवेल्स इन द मिडिल ईस्ट, दोनों पार्टीज। अब तो मुझे ये तो तुम देखो एक पॉलिटिकल एंगल बता रहे हो, ठीक है ना, मैं बहुत लेमैन आदमी, सही है, ये जंग मुझे भी अफेक्ट कर रही है ऑब्वियसली, सही है ना। अब ये बात इंडिविजुअल लेवल पे 26 रुपए फिर बढ़ गया भाई, 26 रुपए फिर बढ़ गया, बताओ। अब ये बात नहीं पता थी तो मैं अच्छी बात कर रहा था अभी तक, सही है। अभी प्रॉब्लम ये है कि डाउनसाइजिंग उतनी हो रही है कंपनीज में, ठीक है, टेक फर्म्स, ये बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारी मिडिल ईस्ट में जितना काम इस टाइम पे हो रहा है, लोगों की प्रेफरेंस मिडिल ईस्ट है। बिल्कुल है, सिर्फ वहां जाके काम करना नहीं, पाकिस्तान में रहते हुए लोग मिडिल ईस्ट के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, और दूसरी बात ये भी है कि मिडिल ईस्ट में जो अब बहुत ज्यादा रीवैल्यूएशन हो रही है कि अब हम आगे के हमारे मामला हम कैसे लेके चलें, ओवरऑल मिडिल ईस्ट की बात कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि उसमें चक्कर ये है कि पहली मर्तबा है कि गल्फ कंट्रीज जो है उन पर डायरेक्टली अटैक हुआ है, और गल्फ कंट्रीज इतने प्रॉस्पर इसलिए कर रहे थे बिकॉज उनको डिफेंस पे पैसा लगाने की जरूरत दे आर सपोज्ड टू बी द सेफेस्ट प्लेस। हाँ, और वो इसीलिए क्योंकि अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटीज थी उनको, तो इसलिए उन्होंने अपने डिफेंस पे काम नहीं किया। अब नाउ दे आर रीवैल्यूएटिंग यार जितना पैसा हम टेक इंडस्ट्री में और डोमेस्टिकली खर्च कर रहे हैं, हमको अब डिफेंस कैपेबिलिटीज स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि लाइक यूएस ने जो डील्स इनके साथ की हुई थी, लाइक कतर है या सऊदी अरेबिया है, यूएई है, तुम्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका ने इनका बहुत बुरा काटा है? बिल्कुल कटा है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जहां भी एक वॉर का रूल है साहब के, जो कंट्री मीडिएट करवा रहा होता है ना, या जो कंट्री आपको के वॉर के दरमियान जो कंट्री आपको बोलता है कि हाँ आप हमारे पास आए, हम मीडिएट करते हैं, हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं कि जहाँ आप आए, बातचीत करें, अपने डेलीगेट्स भेजें, और वो कंट्री पर एक अनसेड रूल है कि उस पर अटैक नहीं होता। लेकिन इस वॉर में वो सबसे बड़ा वायलेशन, उस रूल की वायोलेशन हुई जब हमास के डेलीगेट्स को इसराइल ने मारा कतर में। तो तब
कतरी और डिफरेंट गल्फ कंट्रीज को, जिसमें कुवैत बहरीन दोनों शामिल है, उनको ये अंदाजा हो गया कि यार यूएस सिक्योरिटीज आर नॉट समथिंग वी कैन रिलाई ऑन। ओके। सही है, तो उसमें यही चक्कर हुआ कि नाउ दे आर रीवैल्यूएटिंग देयर पोजीशन। अब सऊदी ने तो ऑलरेडी पाकिस्तान के और साथ अभी एक भी देखें पैक्ट ना, बना ही लिया है। अभी भी देखें कि यूएस तमाम अपना लॉजिस्टिकल, मिलिट्री, इकोनॉमिक सपोर्ट इसराइल को दे रहा है, हाँ। बिकॉज इसराइल इज द मेजर एलाई ऑफ यूएस इन द गल्फ, इन द मिडिल ईस्ट। हाँ। गल्फ कंट्रीज आर नॉट केपेबल इनफ। हाँ हाँ, नहीं उसके एलाइज नहीं है ना। Allies ही नहीं। पहले तो यही समझते थे गल्फ कंट्रीज के हम एलाइज हैं, हाँ। लेकिन जब इसराइल ने मारा कतर को तो यूएस डिड नथिंग ओके। टू प्रोटेक्ट द कतरीज और टू से समथिंग रिगार्डिंग द ब्रीच ऑफ देयर सॉवरेनिटी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो अभी बहुत ज्यादा रीवैल्यूएशन चल रही है मिडिल ईस्ट में भी, लेकिन पाकिस्तान को अभी मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं भाई पाकिस्तान क्यों कर रहा है, पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ये जंग। यस। जो ऑब्जेक्टिव्स यूएस इसराइल लेके निकले थे कि भाई हमें रिजीम चेंज करनी है, अगर वो ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाते तो आपके पास ईरानियन बॉर्डर तक मूसाद आ जाता, तो यू वुड हैव टू फेस 3 हॉस्टाइल बॉर्डर्स, अफगानिस्तान, इंडिया, एलओसी और फिर ईरान भी हो जाता उसमें। तो इतनी ज्यादा आप सैंडविच हो जाते। तो पाकिस्तान को ईरानियन रिजीम को भी इंटैक्ट रखना था और मेक श्योर करना था कि यार सऊदीया भी ठंडा रहे और अमेरिका से भी ताल्लुकात अच्छे रखने थे और वॉर भी खत्म हो जाए। तो बहुत ही ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन में पाकिस्तान। लेकिन एक सवाल है कि लेट्स से कि अब बहुत से लोग बोल रहे थे कि सिक्योरिटी स्पेक्ट्रम में भी अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, बिकॉज अब नाउ दे आर एक्चुअली रिलाइंग ऑन पाकिस्तान, जिस तरह सऊदी अरब ने किया। ठीक है ना, सऊदी अरेबिया ने बोला कि ये एक डिफेंस पैक्ट है मेरा, बट अ कंट्री लाइक अस जो इकोनॉमिकली चैलेंज्ड है, पॉवर्टी रेट का हाल एक अलग है। अगेन मैं बहुत लेमैन की तरह बात कर रहा हूँ कि जब जहां आपकी इतनी सारी सिचुएशंस खराब हैं और आप एक मुल्क खुद एज अ कंट्री आप खुद नहीं बच पा रहे, सही है, क्या आप दूसरों को बचा सकते हो? यार हम तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं ना, वी आर नॉट एंगेज्ड मिलिटरीली एनीवेयर, बट हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो यही है। हाँ ना, तो इसीलिए तो वी आर सो कीन इन स्टॉपिंग दिस वॉर। इससे हमारा एक फायदा ये है कि ग्लोबल स्टेज पर हमारा नाम जो है वो, और हम हमारा आवर कंट्री एज अ मीडिएटर एंड एज अ ग्लोबल प्लेयर, उसकी अहमियत बढ़ेगी। सही है, पहली चीज, पहला फायदा हमें ये है। अगर तो ये जंग रुक जाती है और एक एग्रीमेंट हो जाता है तो पाकिस्तान विल बी सीन एज द कंट्री, एज अ गो इन बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट। सही है। और तीसरी सबसे बड़ा मेजर डिसीजन में अब आपको याद रखना है। तीसरा मेजर फायदा पाकिस्तान को ये है कि एवरीबॉडी विल रिमेंबर कि यार पाकिस्तान, ईरानियंस भी ये सोचेंगे कि यार पाकिस्तान स्टूड फॉर अस, और ईरानियंस की जो अब इंडिया के साथ एक बहुत अच्छे ताल्लुकात चल रही थी, बहुत अच्छी केमिस्ट्री चल रही थी, कमराडरी चल रही थी, वो खत्म हो गई। तो ये स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि ईरानियंस का इंक्लिनेशन अब पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा, यूएस का इंक्लिनेशन भी पाकिस्तान की तरफ हो जाएगा कि यार यूएस, क्योंकि ट्रम्प को बहुत बड़ी फेस सेविंग दी है पाकिस्तान। सही, पाकिस्तान ने सीज फायर को एक्सटेंड करने की पब्लिक पोजीशन ली ही इसलिए ताकि ट्रम्प को फेस सेविंग मिल जाए। और आगे चल के आप देखेंगे कि ये बात जब खुलेगी कि ट्रम्प might have asked पाकिस्तान कि यार तुम इस तरह मुझे कोई फेस सेविंग प्रोवाइड करो, मुझे पब्लिक दो, पोजीशन लो, मुझे एक वो रूम तो क्रिएट करो मेरे लिए, कोई पब्लिक सीज फायर एक्सटेंड ताकि एग्जिट मैं करूं। हाँ, क्योंकि वो भी चाह रहा था कि सीज फायर एक्सटेंड हो, लेकिन पाकिस्तान ने जब पब्लिक पोजीशन ली तो उसने फिर कहा कि हाँ मैं पाकिस्तान के कहने पे सीज फायर एक्सटेंड कर। हाँ ना, वो तो बोला ये तो मैं, तू आ गया, वरना मैं मार देता, वरना मैं फिर तुझे तो मेरा पता ही है। तो ये तो इससे पाकिस्तानी अमरीकी गुड बुक्स में भी आ गए। पाकिस्तान चाइना के ऑलरेडी गुड बुक्स में था ही, ईरानियंस की गुड बुक्स में भी आ गया, और सऊदीया ने भी पाकिस्तान को बहुत सारा पैसे जो है ना वो दिए। सही है, तो इसका बहुत बड़ा फायदा पाकिस्तान को हो रहा है, मतलब मिलिटरी, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली, और क्या कहते हैं ग्लोबल पॉलिटिक्स के स्पेक्ट्रम में अगर आप देखें तो पॉलिटिकली भी पाकिस्तान को इसका बड़ा फायदा है। इट्स ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दैट वी हैव। नहीं, सिविल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट दोनों का होता है। देखें, सिविलियन क़यादत को बिल्कुल ही राइट आउट करना ना, ये बहुत बड़ा हमारे पास एक वो है कि हर चीज मिलिट्री करती है। देखें, मिलिट्री की कैपेबिलिटी है स्ट्रेटेजिक डिफेंस और वो सारे मामलात, मिलिट्री टू मिलिट्री, स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मिलिट्री के बहुत हमारे अच्छे हैं हर जगह, इंटेलिजेंस शेयरिंग, वो सारी चीजें मिलिट्री का फोर्टे है और मिलिट्री ने वो बहुत अच्छी तरीके से किया है, और उनका काम भी है, और उनका काम ही यही है।
और लेकिन इसमें आपको बहुत बड़ा क्रेडिट आपकी जो है वो सिविल क़यादत को देना पड़ेगा, इसहाक डार को, स्पेशली शहबाज शरीफ को, और कि इन्होंने गल्फ के साथ और मिडिल ईस्ट के और कंट्रीज के साथ जिस तरह एंगेज किया, तो और इसहाक डार जिस तरह चाइना, तुर्की, इजिप्ट, इन लोगों के साथ जब जिस तरह हमारा फॉरेन ऑफिस, स्पेशल शाउट आउट टू सेक्रेटरी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन सेक्रेटरी जो है हमारी आमना बलोच साहिबा, तो इन्होंने बहुत भाग दौड़ की, इन्होंने बहुत इस चीज पर काम किया। यही वजह है कि यार पाकिस्तान को सब इस वक्त सराह रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट वी नीड टू ट्रेड केयरफुली, और ये बहुत ही ज्यादा जो है ना वो क्या कहते हैं ना, वो कांटेदार रास्ता है, इसमें से आपको चलना है आगे। लेकिन आसिफ क्या है यहाँ पे? ख्वाजा मुझे बात करनी थी ख्वाजा आसिफ के बारे में यार। ख्वाजा आसिफ साहब ने मैंने देखा वो जो है ना, एक वो बाप है वो जो रह गया, हाँ, जो हार गया, हाँ, और अब वो बोल रहा है कि वो अपनी जिनको शादी में जो है ना बोलते हैं आप बस में जाएंगे, आप बस में जाएंगे, आप बस में बैठे, और आप और अकेले बस में बिठाया इनको, पता है, बाकी सारे जो है ना स्टाफ था शादी का, नहीं बाकी सारे रिश्तेदार गाड़ियों में गए। ख्वाजा साहब बस में। वो उनका क्या है यार? ख्वाजा आसिफ साहब इज अ वेरी गुड डिसेंट पॉलिटिशियन, पुराने पॉलिटिशियन है काफी, और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन है, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ा जज्बाती भी हैं और खूंखार बातें कर। उनके ट्वीट्स देखें, वो तो डिलीट करने पड़ गए ना। अच्छा, डिलीट किए? हाँ, हमें तो मैं तो जब देखा अवेलेबल है। नहीं, क्योंकि वो उस ट्वीट का बहुत ज्यादा ढंडोरा पीटा गया इसराइली मीडिया। वो तो करेंगे ना कि भाई ये देखें इनका डिफेंस मिनिस्टर ये बात करे, तो व्हेन यू आर नॉट अ पार्टी टू द कॉन्फ्लिक्ट येट, तो आपको बहुत न्यूट्रल लेके सब कुछ जज्बा सही है। इसराइल को लेकर पाकिस्तान में क्या जज्बात है सबको पता है, सही है, एवरीवन, सब हर किसी को पता है हम क्या फील। लेकिन देखो हमारे जज्बात तो फिजा अली के लिए भी सेम ही है। अरे फिजा अली से याद आया हमारे नहीं, ख्वाजा आसिफ वाला जरा कंप्लीट करना कि ये जो देखो इजरायली मीडिया को तो कुछ भी चाहिए होता, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल। अच्छा, तुम बेसिकली ये कह रहे हो कि वो चूंकि इमोशंस में इतने बह गए कि अब वो खुले में लिखना शुरू कर दिया, खुले में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। वो ट्वीट इसराइली मीडिया ने उठाकर, irrespective of their position, हाँ नहीं, इसराइली मीडिया को उठाया, देखें, और इसराइली मीडिया ने उस चीज को इस तरह पोर्ट्रे किया कि देखें पाकिस्तान का इंक्लिनेशन ईरान की तरफ है, पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है, क्योंकि उनका डिफेंस मिनिस्टर हमारे खिलाफ बातें कर रहा है। तो उस वजह से इट बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट कि ख्वाजा आसिफ को जरा थोड़ा सा बैक एंड पे लेके रखा जाए, ताकि जो हम मीडिएशन करवा रहे हैं वो, हाँ प्लीज, चचा को ज्यादा पीछे रखा जाए और वो मीडिएशंस डिरेल ना हो। हाँ, सही है, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन है ख्वाजा आसिफ, बहुत उनका एक्सपीरियंस है, सारी चीजें हैं, लेकिन ये चीजें जो है ना वो मीडिएशन को सैबोटाज करती है। ओके, सही है, क्योंकि जैरेड कुश्नर आया हुआ है, स्टीव विटकॉफ आया हुआ है, दोनों के ताल्लुकात इसराइल से आपको पता है, बिल्कुल। तो अब अगर ऐसी सिचुएशन में आपका डिफेंस मिनिस्टर एंटी इसराइल ट्वीट्स कर रहा है, तो ये फिर बहुत ताल्लुकात डिरेल करने वाली बात। वो नहीं होता घर का एक फर्द, हाँ, जिसको बोल के समझा के बिठाया जाता है कि यहाँ नहीं करना यार प्लीज, और वो वही मूतता है वो। तो अभी आप फिजा अली के हमारे सेंटिमेंट्स के बारे में बात कर रहे थे यार। फिजा अली ने क्या किया यार? ये तो आपका फोटे है, ये तो आपका, मेरा फोटे नहीं है। मैं उस दिन भी हम लोग जब ये थोड़ा ट्रायल रन कर रहे थे ना, तो मैंने आपकी एक बात सुन ली थी जो आपने बोला यार उसकी मर्जी है, वो मैरिड है, वो कर सकती है। मैं ये कह रहा हूँ, देखो तुमने फिजा अली की वो देखी जिसमें उनके शौहर ने उनको डाल दिया था, ठीक है ना? प्रॉब्लम मेरा इससे नहीं। अच्छा, प्रॉब्लम मेरा क्या है, जब ये ट्रोल्स होना शुरू हुए ना, तो उसके बाद ना अब फिजा अली कहीं पार्क में बैठी हुई है ना, तो पीछे शौहर कुलाटियां मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन्होंने डबल डाउन किया उसको, उन्होंने बोला भाई तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना। न्यूयॉर्क में जो किया था, हाँ, इन्होंने बोला तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो ना, हम अपना मजाक और उड़वाएंगे। तो अब देखना, अब ये तुम्हें क्या लगता था ये गोद में ये जंगली है, ये बाकायदा जंगली है। अब तुम उसको देखो ये करता क्या, अब वो कहीं पे यूं लेटी हुई है, बुक लेके कुछ कर रही है, पीछे कुलाटियां मारता हुआ गुजर रहा है वो बैकग्राउंड से। अपनी यार देखो, मैं बोल रहा हूँ मजाक किसको नहीं पसंद, आप मजाक करो, लेकिन ये जो चीजें, ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ पे आप क्रिटिसाइज करोगे, एक्स्ट्रा कर रहे हैं। हाँ, नहीं आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, अब बोले ओहो भाई इनकी खुशियों से मसले। अरे नहीं, मेरे को मजा नहीं है आपकी खुशी से। आप नेशनल टीवी पे कर रहे थे ना, या तो मुझे नेशनल टीवी की कोई बाउंड्री बताओ कि यार ये चीजें कर सकते हैं, और वो बताओ उसने सिर्फ वो गोद में बोल रहे हैं क्योंकि हम इज्जत करते हैं, वो कसाईयों की तरह बकरे को नहीं उठाते, वो उसको उठाना भी नहीं आता उस आदमी को यार, क्योंकि फिजा अली उससे लंबी है। यार ये प्रॉब्लम समझे तो कोई यार, कि आप ये क्या कर रहे हो यार? आपने वीना मलिक को छोड़ा कभी?
क्या क्या किया था उसने? उसने ये सब तो नहीं किया था, आपने तो उसकी ऐसी तैसी कर दी। नहीं तो नहीं, फिर मीरा मलिक आई थिंक इज मीरा मलिक एंड मीरा, अभी मीरा का भी तो वो एक इरशाद अलग भट्टी वो साहब। पॉडकास्ट, वो तो वो एक अलग चक्कर है, वो मैंने उसमें इस पे एक अलग वो है। लेकिन देखो निदा यासिर को भी आप नहीं छोड़ते, वो भी मीम मटेरियल है आपके लिए, ठीक है ना। जबकि वो बातें ही करती है कि भाई फॉर्मूला 1 में फैमिली आ जाती है वो उसका अपना है, ठीक है। वो जो भी उसका लिमिटेड नॉलेज है भाई, हमें हमारा भी नहीं है, उसने कर लिया। वो मॉर्निंग शो चलाती है, गाड़ियां थोड़ी बनाती है। लेकिन फिजा अली वाला जो मामला है, वो आपको लगता है कि मतलब नेशनल टीवी पे? नहीं, मुझे लगता खुले है में? मुझे जो जब मैंने देखा ना, तो आई फेल्ट के इट वाज सॉर्ट ऑफ अ डेलिबरेट मूव टू बी on the to reappear on the social media landscape irrespective of what she did। तो फिर तो बहस ही खत्म हो गई। हाँ, तो बात यही है कि नेशनल टीवी पे अगर आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो एक डिबेट तो होगी, सही है। तो मेरा सबसे बड़ा इख्तिलाफ ये होता है कि लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम करें और हम पर बात ना हो। अच्छी बात हो रही है, बुरी बात हो रही है, देखिए बातों का भी फिल्टर है। yes. कोई आकर कोई बहुत ही गलीज बात कर जाएगा, कोई आकर अपने हिसाब से कोई कमेंट दे देगा, लेकिन आप पर बात होगी, बात सही है। एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आप ये चीजें कर रहे हैं, आप अगर कुछ आउट ऑफ द ब्लू या अनयूजुअल कोई हरकत कर रहे हैं तो लोग मैंने उसको बुरी भी नहीं बोल रहा, मैं उसको अच्छा भी नहीं बोल रहा, मैं उसको बोल रहा हूँ अनयूजुअल, आउट ऑफ द ब्लू अगर हरकत टीवी पर मास मीडिया पे कर रहे हैं तो उस पर बात होगी। तो बी रेडी टू फेस द कमेंट्स ऑफ द पीपल। वो अच्छे भी हो सकते हैं भाई, वो बुरे भी हो सकते हैं। बहुत चीजें दफा ऐसा हुआ कि नेशनल मीडिया में कोई किसी ने कुछ इस तरह की चीज की जिसको उसको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया, सही है। लेकिन वही बात है कि बात होगी तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि बात ना हो, क्योंकि नेशनल टीवी पे करके नेशनल टीवी पे कर रहे हैं, 10 लोग सामने कर रहे हैं, तो हर किसी का उस हरकत को लेके एक ओपिनियन तो बनेगा। एनीवेज, लेकिन उन लोगों के लिए जो बिल्कुल ही बिलो द बेल्ट चीजें आकर बोलते हैं, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि, और सबको ये होना चाहिए कि यार ये करना, आप अपना मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आपका है किसी चीज पे, तो उसको इजहार करने का भी एक तरीका है। अगर जो बंदा ये कह रहा है कि यार नेशनल टीवी पे उसने उठा लिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है, सही है ना। क्योंकि अभी मुझे देखो, मैं एज अ कॉमिक बात करूँ ना, तो हम पे क्रिटिसिज्म यही होता है कि यार लाइव स्टेज पे कुछ भी बोल देते हो आप लोग, तो आप लोग तो गाली दे देते हो। चलो ठीक है, फिर मैं गलत ये कर रहा हूँ तो फिर इसकी भी तो कोई बाउंड्रीज होंगी। मैं बस ये कह रहा हूँ, वो मुझे क्लैरिटी दे दो एक बार कि यार ये कर सकते हैं, गोद में उठा सकते हैं, कुलाटियां मार सकते हैं, बीवी अगर आपकी है। मैं ये कभी भी क्रिटिसाइज करते हुए थोड़ी बोल रहा हूँ किसी और की बीवी को क्यों नहीं उठाया आपने, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं बोल रहा हूँ अपनी भी उठा रहे हो तो थोड़ा देख लो ना यार, प्लीज। लेकिन दूसरी एक और चीज जो हुई, वो इरशाद भट्टी वाली जो आपने बताया, उसके ये वाले पे मैं डिसाइड नहीं कर पाया कि वो उसने ठीक किया या नहीं, ठीक है। क्योंकि मैंने अहमद अली भट्ट का एक ट्वीट देखा जिसपे उन्होंने कहा कि जब आप पैसे लेके कोई काम करते हो तो आपको रेडी रहना पड़ता है ये सब चीजों के। अच्छा, तो मतलब अहमद अली भट्ट को क्या कंफर्मेशन है कि पैसे लिए गए? भाई वो इतने खुले में स्टोरी पे बोल रहे हैं ये बात, तो पैसे तो लिए ही होंगे मीरा ने। और पॉडकास्ट ऐसी होती है, पॉडकास्ट लेकिन बट के हाँ एक सिनेरियो है, लेकिन बट शी रिपीटेडली केप्ट सेइंग कि यार मैं तो फिल्म प्रमोट करने आई हूँ, प्रमोट करने, तो हो सकता है प्रमोशन के लिए वो पैसा दिया गया हो, पैसा दिया गया हो। मैं वो बात नहीं कर रहा यार, ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो पैसे लेके ही पॉडकास्ट भी करते हैं, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं ये पता होता है कि मेरी शक्ल आने से इसका ये पॉडकास्ट चलेगा, वो चार्ज कर रहा है उसका, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो वो पर्सनल क्वेश्चंस जो इरशाद भट्टी साहब करते हैं, सही है, और वो आज से नहीं, वो हमेशा से थोड़े अलग टाइप के ही क्या बोलते हैं, पॉडकास्टर हैं, अलग टाइप के, वो डिफिकल्ट नहीं थोड़ा सा जरा वो फंसाते हैं, हाँ फंसाते हैं। अब वो जो भी बोल लो आप उसको, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि पैसे लेके फिर आप ओब्लाइज हो जाते हो कि आपने हर बात का जवाब उसको देना ही देना पड़ेगा? नहीं ऑब्वियसली देखिए ना, पैसे भी लिए होंगे तो डिसाइड एक फ्रेमवर्क डिसाइड हुआ होगा ना कि यार मैं फिल्म प्रमोट करने आई हूँ, तो फिल्म से रिलेटेड, मेरी फिल्मोग्राफी से रिलेटेड और इससे रिलेटेड सवाल हो। कौन ये बोलेगा कि पैसे लेकर मुझसे मेरे निजी ताल्लुकात के बारे में आप प्राइवेट सवाल करो, सही ना। अगर पैसे लिए भी तो इर्रिस्पेक्टिव के, मतलब लिए नहीं लिए, वी डोंट नो लिए कि नहीं लिए, हम तो नहीं कह सकते कि लिए या नहीं लिए, लेकिन अगर कोई either way लिए भी है नहीं भी लिए, the sort of questions that were asked in that podcast, तो I think इरशाद भट्टी साहब should apologize कि this कोई भी है यार, जो सब कोई भी, क्योंकि मैं खुद इस फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ जर्नलिज्म के, सख्त सवाल आप करते हैं लेकिन आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड करते हैं, ओके सही है। एक एक्टर है, हर किसी की पर्सनल लाइफ है यार, अगर उसकी लाइफ में उसके किसी के साथ भी कोई भी रिलेशनशिप रहे हो तो वी आर नॉट देयर टू डिस्कस, बिकॉज शी अब वो जाहिर सी बात है, वो सभी को पता है कि
उनका पास्ट कैसा रहा है मीरा साहिबा का, लेकिन वो पास्ट जो है उनका, शी नेवर डिस्कस्ड इट इन पब्लिक। वो हमें किसी ने कुछ कहीं आ गया देख लिया ये हो गया वो हो गया, तो शी नेवर डिस्कस्ड इट इन पब्लिक। तो जो पब्लिकली एक बंदे की प्रोफाइल जो पब्लिक है उस पर मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए। और इस तरह के यार आपका इससे क्यों था, उससे क्यों था, वो क्या लीक हुई थी, ये क्या लीक हुई थी, आई थिंक दिस वाज जस्ट मुझे मेरा प्रॉब्लम सवालों के पूछने के अंदाज से। एक बात, पूछने के 100 तरीके हैं, आपने घटिया वाला चुना उसमें कि मैं डायरेक्टली ये पूछ लूं इस तरह से। ये मुझे लगता है कि ये शायद बदतमीजी के ज़मरे में भी आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा। अगर हम भी अपने इरशाद भट्टी साहब के साथ मैं क्योंकि जिस इदारे में से मुंसलिक था अपने स्टार्टिंग के करियर में, इरशाद भट्टी साहब भी उसी इदारे में थे, लेकिन मेरा उनसे मेरी मुलाकात भी एक 2 मरतबा हुई कराची में ही। वो आए हुए थे और बड़े डिसेंट ली उन्होंने मिला, हालांकि मैं बड़ा जूनियर जर्नलिस्ट उनके सामने और वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है, काफ़ी टाइम से एनालिसिस भी कर रहे हैं और सारी चीज़ें। तो बड़ा मैं उनसे मिला तो बहुत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मुझसे बात भी की, उनसे मिले भी। लेकिन मेरे उनसे पॉलिटिकल इख्तिलाफ भी थे और इस चीज़ पर भी मेरा उनसे बड़ा शदीद इख्तिलाफ कि यार ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। हालांकि जो उन्होंने प्रीवियस पॉडकास्ट किए हैं उलमाए कराम के साथ, और अभी एक डिबेट भी हुई थी उनके पॉडकास्ट में, बड़ा अच्छा, इट वाज अ वेरी गुड वे ऑफ हैंडलिंग रिलीजियस ओपिनियंस डिफरेंट। लेकिन उसमें उन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से एक मॉडरेटर का किरदार निभाया। यहाँ पर भी जब आप सवाल कर रहे होते हैं ना, तो मेक श्योर किया जाता है कि यार मैं अगले को ना कोई ऑफेंड ना कर दूं या अगले के साथ कुछ इस तरह के सवाल ना कर दूं जिससे वो हर्ट हो बेसिकली। आपने यू हर्ट दैट मीरा जी। और जाहिर सी बात है कि कुछ भी हो, कुछ कैसी भी हैं, शी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट आइकॉन्स और बहुत पुरानी वो इस इंडस्ट्री में हैं, काफी टाइम से नोन फेस हैं पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का, मीडिया इंडस्ट्री का। तो आई थिंक शी डिजर्व्स। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी चीज ये है कि जो हमेशा से मजाक बनता आया है वो जिंदगी भर मजाक ही रहता है लोगों के लिए? आपको ऐसा नहीं लगता? हाँ ये तो है, लेकिन बट दिस नीड्स टू चेंज ना। लेकिन चलो मजाक भी, चलो किसी ने, फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं। एक वीडियो आई थी चांद नवाब साहब की, जो रिपोर्टर है, अब वो जिंदगी भर मजाक ही है वो, जो उनकी वीडियो आई थी। अब तो वो इंडियन फिल्म्स में भी यूज हो गया वो सारी चीजें। तो चांद नवाब साहब ने वो जो किया और वो जो ये हुई, इररिस्पेक्टिव के वो हालांकि बिहाइंड द सीन्स जो एक्स्ट्रा फुटेज होती है वो आप यूट्यूब पे ऐसे नहीं लगा सकते, लेकिन उस टाइम इतने लॉज डिफाइंड नहीं थे, बहुत पुरानी वीडियो है वो। लेकिन वो जब सामने आई तो वो चांद नवाब साहब की एक सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी बन गई। और अब वो उसी आइडेंटिटी से पहचाने जाएंगे। सही है, लेकिन वो उनकी जात तक महदूद है और वो उनके काम से रिलेटेड है। सही है। और वो एक मजाक के जिम्मे में, और वो भी उसको मजाक के जिम्मे में लेते हैं। सही है। और उन्होंने कभी वो भी तफरीह करते हैं। तो वो आपकी एक आइडेंटिटी एक मजाक वाली बन गई तो शो बन गई। सही है। लेकिन ये जो चीज हुई है, ये उनकी आइडेंटिटी थोड़ी है मीरा जी की। आप उनकी इंग्लिश में मजाक उड़ा लेते, चलो समझ में भी आता कि यार आप इंग्लिश में आपका मैं अक्सर उनको पहले देखता था कि उनको इंग्लिश बोलने का बड़ा शौक है और उनको उतनी ही नहीं आती है। ठीक है ना। तो उस पर आप कर लेते थोड़ा सा। अब जैसे बहुत सारे जब मीरा जी को पर थोड़ा डिग हुआ जाता था या उनसे थोड़ी सी तफरीह ली जाती थी, तो उनके मजाक पे, उनके एक्सेंट पे, उनकी जो उन्होंने कोई पटांग कमेंट कर दिया होगा, मतलब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, उस पर तो बड़ी बात होती थी। लेकिन ये जो चीज है ना, दीज आर वेरी इंटीमेट एंड पर्सनल इंसिडेंट्स उनकी लाइफ के। तो आई थिंक वी नीड टू बी एंड एवरीबॉडी नीड्स टू, जो भी पॉडकास्ट वगैरह कर रहा है, कि यार थोड़ी सी बाउंड्रीज को हम डिफाइन हमें करना चाहिए। एक और जो चीज चल रही है वो चल रही है, PSL चल रहा है आपका। हाँ, ठीक है, बगैर ऑडियंस के, बगैर क्राउड के। लेकिन वो तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि वो कुछ हालात की पेश नजर ये फैसला लिया गया है। लेकिन भाई यार बड़ा मुझे नहीं मजा आ रहा है। मेरा हमेशा से एक प्रॉब्लम ये रहा है कि यार देखो, मैं यही तो बात कर रहा था स्टार्ट में, जब तुम इकोनॉमिकली भी चैलेंज्ड हो, तुम्हारे जो है ना कोई सिक्योरिटी इश्यूज की बेसिस पे तुम दूसरे मुल्कों से डिफेंस पैक कर रहे हो। सही है। और फिर तुम अपनी ऑडियंस को सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तुम जो इवेंट करा रहे हो तुम उसको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, और फिर ये सब कराने के बाद तुम बोलोगे देखा कितना पीसफुली सारा कुछ करा दिया। अरे तो निकले ही नहीं थे ना बाहर लोग। मैं बट दैट इज ये है, या तो फिर डिले कर लेते, या तो आपने ये नहीं कराओ। देखो यही सेम चीज, इसीलिए मैं कोई वो बात नहीं कर रहा है इसमें खामखा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने के लिए, बट यही सेम चीज इंडिया में भी हो रही है। ठीक है ना।
वो हर चीज को 10x 20x के लेवल पे लेके जाते हैं हमेशा हमेशा। नहीं, और उन्होंने बड़ा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को बड़ा पकड़ा हुआ है बड़ा, और उन्होंने उसको उसके ऊपर काम किया है। वो सस्टेनेबल वाली गेम में नहीं है वो, ठीक है ना, वो लीड करने वाली गेम में, और वो ग्लोबली लीड करेंगे और वो आगे भी करते रहेंगे, बिकॉज उन्होंने एक चीज क्रैक की है, वो ये की है कि यार एक तरीके से अगर जितना इसको वेल प्लान्ड और स्ट्रक्चर लेके चलते हैं ये ना, ये हमारे पास ये वाली चीज नहीं है। हम शॉर्ट टर्म ग्रोथ, शॉर्ट टर्म गेन पे ही हमने हमेशा रिलाई किया है। ये इस साल का इवेंट है, बस करा के फारिग करो जल्दी यार, ताकि बस वो पीएसएल होता है, ताकि हालांकि इस दफा आपके पास जो लॉट आई हुई थी, स्टार प्लेयर्स आए हुए थे, अच्छे प्लेयर्स हैं। इसमें तो आया हुआ था वो जो डेविड वार्नर आया हुआ था, भले ही ये पुराने चावल हैं, बट चलो आ तो गए, लेकिन इनकी बिग फॉलोइंग है, आ तो गए। हाँ, फॉलोइंग वो जो स्पिनर है बड़ा जैम्पा वो आ गया निकल के, ठीक है। तो अभी क्या होगा, मुझे इसीलिए तो लगता है कि अगर आप इस चीजों पे काम करोगे ना, तो कल आप आईपीएल में भी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, आप उनको काटने की शायद कैपेबिलिटी रखो, कि शायद वो छोड़ के। अब वो जो जैम्पा आया है, वो उसका रीजन यही है कि उसने बोला यार ये टूर्नामेंट एक छोटे पीरियड के लिए होता है, हाँ। मैं इतना पीरियड अपने यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, मेरी बॉडी भी इसकी इजाजत देती है, ताकि मेरे इंटरनेशनल टूर्स कॉम्प्रोमाइज ना, इसीलिए वो आईपीएल हमारा बड़ा ये वो है, हमारा यूएसपी बन सकता है कि शॉर्टर फॉर्मेट, एग्जैक्टली, और के इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस अफेक्ट ना हो। बट ये देन अगेन वी नीड टू एंगेज द ऑडियंस। यार पाकिस्तान में कहता हूँ इतना बड़ा ह्यूमन कैपिटल है आपके पास, 5th या 4th लार्जेस्ट कंट्री है, 5th या 6th लार्जेस्ट कंट्री है इन पॉपुलेशन वाइज, तो इतना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल आप लेके बैठे हुए हैं एंड आप एंगेज नहीं कर पा रहे। तो सिक्योरिटी इश्यूज थे, ठीक, अबे लेकिन यार वही बात है ना, पीएसएल कोइंसाइडेड विद, लेकिन खैर वो इस्लामाबाद में आ रहे थे, आप दूसरे शहरों में करते हैं, ये मैटर ही नहीं करता ना। देखो तुम्हारे पास इस टाइम कराची, लाहौर, पिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, ठीक है। पेशावर में तुम नहीं करोगे, क्योंकि जाहिर सी बात जब तुम इधर बोल रहे हो सिक्योरिटी का मतलब, पेशावर में तो तुम छोड़ ही दो फिर। ये 5 शहर हैं, 5 ग्राउंड है, ठीक है ना। तुम्हारा वो फर्स्ट लेग और सेकंड लेग वाला चक्कर भी नहीं है कि होम और अवे पे खेल रहे हो तुम, ऐसा वाला तो है नहीं। इतने तो अभी तो डेवलपमेंट हुई ही नहीं है, जो इंडिया में कहीं हद तक हो चुकी है, ठीक है। तो अब जब 5 बड़े शहरों में इस्लामाबाद टॉक्स की वजह से थोड़ी ना चीजें आगे पीछे होंगी यार। इस्लामाबाद टॉक्स तो एक बिल्डिंग में ही, हाँ ये भी है, सही है ना। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि we don't focus enough on these things, ठीक है ना। और शाहिन अफरीदी ने जो गेम मरवा दिया, शाहिन अफरीदी कह रहे हैं कि वो करने के बाद भी उनका यही है कि यार प्रीमियर अभी भी हूँ, आप प्रीमियम अभी चल, मैं अभी भी जो है ना प्रीमियम बॉलर हूँ। वो मुझे देखो हमारे एक जो है ना, यार ये बताएं, ये हर कोई शादी के बाद परफॉर्मेंस वो क्यों जाती? नहीं, ये बेकार की बात है। अच्छा, ये पाकिस्तानियों का मसला है। अच्छा, ये नहीं मिल रही ना। अच्छा, तो अब शादी हो गई, हाँ, ठीक है ना, शादी हो गई, अब सब खराब कर लिया उन्होंने। अच्छा, क्यों? उन्होंने बोला वही मेन मैच था जो मुझे खेलना था, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये, मेरा प्रॉब्लम जो है ना, ये दुनिया में कहीं नहीं होता, ये हमने एक मजाक बना लिया है। क्यों क्या शादी के बाद परफॉर्मेंस खराब हो जाती है, ये पता नहीं कैसे हो रहा है, मुझे नहीं पता भाई, लेकिन दूसरों की नहीं होते हुए देखी है मैंने विराट कोहली की परफॉर्मेंस खराब होते हुए नहीं देखी। सही, बीच में एक वो तो आया था बैड पैच के बाद फिर वो बैन हो गई भाई, बैन हो गई थी स्टेडियम से, 2 ट्रॉफियां जिता भी तो दी। अब इन हरामजादों को कितना टाइम लगेगा? एक सवाल ये है कि बच्चे प्रॉपर हो रहे हैं आपके, तो खेल भी तो प्रॉपर लो ना यार। सही है, ये तो गलत बात है कि आप शादाब को बोल दो कि यार शादी के बाद पागल हो गया, या हसन अली को बोल दो, या शाहिन अफरीदी को बोल दो, हारिस रऊफ को, शादियां तो करनी है ना यार। अब या तो अब बाबर आजम ने तो की भी नहीं है, तो उसका क्या प्रॉब्लम है भाई? उसका क्या, उसको आए दिन कोई भी आप जो है ना नल्ला बॉलर उठाओ, वो बॉल डाल के जा रहा है, वो विकेट दे के चले जाता है। अभी इन्होंने, अब देखो मोहम्मद हफीज ने क्या बोला था तुम्हें अगर याद हो, बोला यही होगा कि इंटरनेशनल वो टूर्नामेंट खत्म हुआ, बोला वो फिर से सीटी बजेगी, सही है, फिर से इश्तेहारी प्लेयर आएंगे, वो परफॉर्म करेंगे और आपको लगेगा यही आपका फ्यूचर है। सही है, वो आज सेंचुरी मार रहा है, अच्छी बात है। वो तो चले, बाबर आजम पे तो बहुत बात होती है, होती रहेगी और हो रही है, लेकिन इस पूरे चीज में से जो मुझे जो एक रे ऑफ होप नजर आई है, वो अली रजा। I think he's bowling very wonderfully in this case. यार हाँ, मतलब इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि अभी पेस भी अच्छा है उसका, 149, 40, 50 पे कर रहा है। मैं असल में मैं एक डिसअपॉइंटेड बात नहीं कर रहा, लेकिन ये कि जिस तरह का वो प्लेयर है अंडर 19 और लीग्स में जिस तरह वो खेल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक वो पाकिस्तान की वो टी शर्ट नहीं आएगी ना आपके ऊपर, आप जज नहीं कर सकते, तो आप जज नहीं कर सकते, क्योंकि उससे पहले सब लोग अच्छे होते हैं। ख्वाजा नाफे को भी आप इसी बेसिस पे लेकर आए थे, आप आजम खान को, ये तो है, एवरीबॉडी इज नॉट मेंट फॉर गोइंग इंटरनेशनल बेसिस पे लेकर आते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये प्लेयर्स वाकई में अच्छे होते हैं, तभी वो इस लेवल पे भी और इतनी कम एज में इतने बड़े लेवल पे खेल रहे होते हैं। अच्छा, मुझे लगता है हमें मैनेज करना नहीं आता, नहीं, और मैनेज भी, और
वो जीरो से जो ग्रूमिंग होती है ना, और वो क्रिकेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब जैसे 14 साल का वो जो सूर्यवंशी है, जो भी है, क्या नाम है उसका, हाँ वैभव वैभव सूर्यवंशी, वो 14, 15, 16 जितनी भी साल की उम्र है, उसकी उम्र पे भी बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। कितनी आई, लेकिन 18 का कर लो, चलो 16, 17 का भी अगर है, तो द वे ही इज प्लेइंग, बुमराह को मारना छक्के, और द वे ही इज प्लेइंग, तो आपको इससे अंदाजा होता है कि इंडिया में बेसिक लेवल पे कितना स्ट्रॉन्ग क्रिकेटिंग, कितनी डेप्थ है वो। हाँ। तुम देखो, अबे अब श्रेयस अय्यर है, वो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में T20 में टीम में नहीं है, वो एक टीम लीड कर रहा है, और द वे ही इज प्लेइंग राइट नाउ, उसका रीजन ये दिया उन्होंने कि यार श्रेयस अय्यर हमारे कॉम्बिनेशन में नहीं बैठ रहा। मुझे प्रॉब्लम इन बातों से है कि जब वो इस लेवल पे खेल के भी बोल रहे हैं कि इस तरह का प्लेयर की जगह नहीं बन रही, तो हम यहाँ पे क्या सोच के सलमान अली आगा को अगर आपने कैप्टन बना दिया, या आप रिजवान बाबर के ऊपर आपकी ओपनिंग स्टैंड लाए करती थी। एक बड़ा वियर्ड है कि सलमान अली आगरा इस कैप्टनिंग नेशनल टीम के, असल में कोई टीम कैप्टन नहीं करेगा, ये हमेशा से देखा मैंने, हमेशा से मैंने देखा ये। पहले बाबर आजम आपका कैप्टन बना तो उस टाइम कराची किंग्स का कैप्टन इमाद वसीम ही था, सही है, उसने उसके अंडर खेला, और इमाद वसीम इंटरनेशनल सर्किट में कहीं कैप्टनसी को लेकर नजर नहीं आया। इमाद वसीम ने तो ट्रॉफी तो जिताई कराची, बेशक जिताई है, बट वो यार अगर हाँ अगर इस लेवल पे हम बोल रहे हैं तो फिर इंटरनेशनल टीम का कैप्टन भी उसको होना चाहिए फिर, सही है। रिजवान ने भी जिताई है, तो रिजवान को आपने इतना टाइम नहीं दिया। बाबर आजम ने कुछ नहीं जिताया, ठीक है, और उसके बाद आपने 5 साल उस बंदे को कैप्टनसी दे दी, ठीक है। तो मेरा प्रॉब्लम ये है, क्योंकि आप स्टार प्लेयर की वजह से ना इनको लगता है कि यार ये बैटिंग अच्छी कर रहा है तो हो सकता है ये टीम अच्छी मैनेज कर ले, तो फिर तो आपको पता ही कि वो तो फिर नहीं होगा, फिर वो फिर थोड़ा सा फिर आपको पता ही है कि फिर जो है ना, हाँ ना यार वो लेवल ही फिर और है, तो वो फिर थोड़ा मुश्किल है। बाकी शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ जो है ना, वो पहले ये कह रहे थे कि कलंदर का जो बॉलिंग है लाइनअप है, वो इंटरनेशनल बॉलिंग लाइनअप में भी आपको, इंटरनेशनली भी वो बॉलिंग लाइनअप आपको देखने में नहीं मिलता। अच्छा, ये उन्होंने बोला है 9 मैचेस में से 4 जीते हुए हैं, 3 ओवर आखिरी के 3 ओवर कराची किंग्स के अगेंस्ट 45 रन उनको चाहिए थे, खुशदिल मार के चला गया वो, ठीक है ना। बदतमीजी से कर दी, ये बताऊं, बदतमीजी खुशदिल नहीं कर रहा, बदतमीजी ये 2 कर रहे हैं, हरामजादे ये 2 कर रहे हैं, ये आपके मेन फ्रंट लाइन बॉलर हैं यार। और ये अब आपको पता कराची किंग्स का सोशल मीडिया गेम क्या चल रहा है क्या? तो जब हारिस रऊफ को पहला कराची किंग्स का लेग जब हुआ था ना, तो जब वो पहले अब्बास अफरीदी ने छक्के मार दिए, तो सोशल मीडिया पे पोस्ट आया, वो मार सकता है, वो अब्बास अफरीदी है, ठीक है, क्योंकि यही सेम चीज हारिस रऊफ ने कोहली के बारे में बोली थी, वो कोहली है, वो मार सकता है। जो दूसरा वाला हार है ना, तो खुशदिल के बारे में आया, वो भी मार सकता है क्योंकि वो खुशदिल है। यार whoever is managing social media गेम ऑन है, गेम बहुत क्रेजी भाई। आपको इस लेवल लोग बोल रहे थे कि ये अनप्रोफेशनली, कोई अनप्रोफेशनली हो रहा, सोशल मीडिया पे हो तुम, क्या प्रोफेशनली की बातें कर रहे हो यार। नहीं, और सोशल मीडिया पे तो आपको इसी तरह के तो, और हर कोई टिक करता है, और तुम्हारे पास क्राउड नहीं आ रहा, अभी तुम एंगेजमेंट लाओगे कैसे लाओगे? तो वो ये हरकतें करके ही लाएंगे यार। तुम्हारा प्लेयर तो अभी लीग में ही खेल रहा है, बाद में इंटरनेशनली तो वो भी डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो अभी कम से कम ये जितना कुछ हो रहा है तुम लेकर तो आ जाओगे। हारिस रऊफ नाम का एक बॉलर है, पर वो अलग बात है, पिट जाता है, तुम इतना तो बता दो किसी को बारे। लेकिन जो गेम इस्लामाबाद, अभी वो पिंडी ने इतने मैचेस हारने के बाद पहला गेम जीता उनका सोशल मीडिया टीम, ये रेंज में आ गया। यार तो नहीं यार, पाकिस्तानी की सोशल मीडिया गेम की तो यार दुश्मन भी तारीफ करता है कि वो गेम बड़ा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। तो चलें इस एपिसोड को यहीं इख्तिताम करते हैं। आई थिंक इट्स द राइट टाइम टू एंड दिस फर्स्ट एपिसोड। तो सीजन 2 फर्स्ट एपिसोड आज हमारा कंप्लीट हो गया है। And do like, do comment, do share, and let us know what the second episode should be about and what more topics should be discussed. So this is Saad Ahmed Khan and this is Mir Zohair signing off. Ciao.